So myself Vidansh Rajawat, मैं अभी एम्स जोधपुर में सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने नीट 2021 क्लियर किया था जिसमें मेरी रैंक 348 थी। और मैंने एम्स जोधपुर को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड फैकल्टी है। और यहाँ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ग्राउंड देखा जाए तो वो बाकी सारी मेडिकल कॉलेजेस से काफ़ी अच्छा है। जब मैं 10th में आया था तब मैंने हमारी फैमिली में एक डेथ देखा था जिस जो कार्डियक अरेस्ट से हुआ था। और फिर मैंने जब थोड़ा आगे पढ़ता गया 10th फिर 9th 10th क्लास में जब कार्डियक अरेस्ट के बारे में ऐसा पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर का एक जो किसी डिजीज के रिगार्डिंग कोई जैसे एटीट्यूड होता है कोई पर्सपेक्टिव होता है वो कैसा नॉर्मल लोगों से चेंज होता है। और वो किस प्रकार से अपने लाइफ भर हमेशा कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि कुछ अलग अगर करना है जिंदगी में तो फिर डॉक्टर काफी अच्छी चॉइस होगी। जी मैंने अपनी प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में। मम्मी डैडी को बताया कि मुझको ऐसे डॉक्टर बनना है तब उन्होंने बिल्कुल ऐसे पूरा सपोर्ट किया। और उसमें फिर बाद में पूरे घर वालों ने ऐसे सपोर्ट करते हुए बोला कि हाँ बिल्कुल सारा साथ देंगे। बीच में कोविड आया था जिसमें भी उन्होंने पूरी मदद करी। स्टार्टिंग में ऐसे चैलेंजेस आते थे कि एक बार अगर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो फिर उसके बाद उससे पीछे हटना नहीं है क्योंकि काफी मोटिवेशन रहता है उस मोटिवेशन लगता है इस चीज में कि हाँ अपने को एक मुकाम तक जाना है। उसमें टाइम टेबल का बहुत इशू आता था क्योंकि पेपर आते थे और काफी बार ऐसा होता था कि बैकलॉग बढ़ जाएगा आपका या फिर उस हिसाब से। तो उसमें हमेशा ये रहता था कि अगर आपका कोई वीकेंड या कोई हॉलीडे वगैरह आ रहा है तो उसमें बैकलॉग्स कंप्लीट करना है। लेकिन अपने जो शेड्यूल डिसाइड किया है उसको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा कर सकते हैं कि जब पेपर वगैरह कोई मॉक टेस्ट अगर डिजाइन किया गया है तो उस टाइम पे जरूर 2-3 घंटा एक्स्ट्रा देख के उस पेपर के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अपना शेड्यूल हमेशा एक फिक्स रखे रहना। जी, बिल्कुल। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। बायोलॉजी की 11th और 12th क्लास की बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं क्योंकि उसमें से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चंस के जो एग्जांपल्स होते हैं और एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार सीधे नीट में उठ के आ जाते हैं नहीं तो उससे रिलेटेड काफ़ी हद तक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जहाँ तक रहा केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर देखा जाए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नीट का देखा जाए तो एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रखा है। फिजिक्स की स्टडीज में क्योंकि जो मैंने स्टडी स्टार्टिंग में की तो उसमें एनसीईआरटी यूज की थी। और क्योंकि मैं कोचिंग से था उसमें देखा था तब जब मॉक टेस्ट आते थे तो उसमें जो गलतियां होती थी तो उनके लिए एक अलग से कॉपी कंपाइल करी थी जिसमें मैं सारे जो क्वेश्चंस होते थे उनका कट आउट पीस रख लेता था। और फिर जो फिजिक्स के एनसीईआरटी में से एग्जांपल्स थे और एक्सरसाइजेज एडिशनल क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व करना। और एक्स्ट्रा बुक मैंने एच सी वर्मा जी की सॉल्व करी थी फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए। केमिस्ट्री यूजुअली टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें काफी सारा कंटेंट होता है मेमोराइज करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें तो उसमें काफी सारे इक्वेशंस होती हैं काफी सारे कंसेप्ट्स होते हैं तो उनको मैंने एक अलग से कॉपी में कंपाइल करके रखा जिसको लास्ट मोमेंट का नीट से अगर मैं मानूँ तो नीट से जैसे 2-3 घंटा पहले मैंने याद कर लिया था रिवाइज कर लिया था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि काफी सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन ऐसा बोला जाता है कि काफी एक्सेप्शंस आते हैं लेकिन उनसे डरना नहीं होता है। और ऑफ कोर्स कई बार फिर एक्सेप्शंस के नाम पे हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी एक जगह याद करके वैसे लिख के रखना
फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट याद हो जाता है और उनके थोड़े बहुत एग्जांपल साथ में अगर एक साथ एक जगह पे लिख लिए तो वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत आसानी करता है। बायोलॉजी जहाँ तक मेरे को अच्छे से ध्यान है क्योंकि हमने बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपेयर किया, उसकी बार बार लाइन टू लाइन याद किया, और जहाँ पे भी ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है या फिर ऐसा प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हाईलाइट करके रखा था। और क्योंकि एनसीईआरटी में साइड में थोड़ा गैप होता है तो उधर लिख के रख लेते थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था उस हिसाब से प्रिपरेशन करा। फिर एक्स्ट्रा बुक्स अगर सॉल्व करे तो उसमें मैंने काफी सारे मॉक पेपर सॉल्व करे थे, काफी सारे सैम्पल पेपर्स आते थे। एनटीए का खुद का एक ऐप आया था, तो वो भी काफी अच्छे से सॉल्व किया था, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता, टाइम काफी बचता है तो वो एनसीईआरटी से 3-4 बार आराम से पढ़ी जा सकती है। तो वो लाइन टू लाइन रीड करना, और एनटीए का जो ऐप आया था उसमें काफी अच्छे हेल्प हुई। जी, आप सही बोल रहे हैं। 11th के जब हम 12th में 11 टू 12 ट्रांजिशन आता है तो 12th के काफ़ी टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फिर 11th रिवाइज़ होने का प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए मैंने ऐसे किया था दिन में मिनिमम 1 घंटा और वीकेंड्स पे 2 टू 3 आवर्स ऐसे निकालना, लगातार नहीं लेकिन इंटरमिटेंट। तो ऐसे निकाल के 11th का एक टॉपिक एटलीस्ट एक वीक में आइदर बायो का, आइदर केमिस्ट्री, आइदर फिजिक्स का एक टॉपिक रिवाइज़ करना। तो उससे काफ़ी आसानी से हो जाता था और एंड में सारा रिवाइज़ एक साथ करना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात करें तो दिन में अगर क्योंकि स्कूल के मिनिमम 8 आवर्स हो जाते थे, तो उसके बाद घर पे आके थोड़ी देर रेस्ट लेना ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। न्यूरॉन्स एकदम एक्टिव रहते हैं उठने के बाद। और वहाँ से फिर अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो 2 टू 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं पर सब्जेक्ट के, लेकिन वो 2 टू 3 आवर्स बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। उसमें अगर ध्यान कहीं डाइवर्ट हो रहा है तो आपको वो टाइम फिर से कहीं से निकालना है आपके सब्जेक्ट्स के लिए। फिर चाहे आपको उसके लिए थोड़ा खेलना कम करना पड़े। ऐसा नहीं है कि हम खेल नहीं सकते, दिन में आधा घंटा खेलना भी होता है तो बॉडी एक्टिव रहती है और डोपामिन रिलीज एंड ऑल, तो उसके कारण काफ़ी अच्छा रहता है। फिर अपार्ट फ्रॉम द स्कूल अराउंड 10 आवर्स और 12 आवर्स स्टडी मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसमें भी अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसको हम मेजर पोर्शन दे सकते हैं क्योंकि ऐसा भी है कि पेपर में ज़्यादा आता है और उसको रिवाइज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस की थी मैंने भी जब नीट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बीच-बीच में ऐसे एंग्ज़ायटी सा लगता था कि मेरे सारे जो बाकी दोस्त हैं वो ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो और या फिर अगर किसी टेस्ट में मेरे दोस्तों के ज़्यादा नंबर आ चुके हैं या फिर, तो उस टाइम के लिए ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में मिनिमम 15 मिनट्स एक तो योगा किया करता था। और ऐसा जब भी ऐसे दिन में कभी लगता था तो मम्मी से बात कर ली, तो मम्मी डैडी काफ़ी ऐसे मोटिवेट करते हैं हमेशा किसी चीज़ को लेके। और नीट प्रिपेयर करने का एक रीज़न मेरे ग्रैंडफ़ादर भी हैं, तो उनका भी काफ़ी बड़ा सपना था, तो उनसे भी ऐसे बात करता था। फिर कभी ऐसे स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करा है पेपर के टाइम पे कि हाँ, अभी नई पढ़ाई हो रही है, ऐसे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है या फिर कुछ अलग ही ख़्याल आ रहे हैं, तो थोड़ा बाहर जाके साइक्लिंग करना या फुटबॉल खेल के आया। जी, सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा सोर्स होता है कि हाँ, मुझे वो डॉक्टर बनना है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक वो वैसी लाइफ जीनी है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है बाद में। और इसके लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि अगर मम्मी-डैडी पूरे सपोर्टिव हैं, तो बहुत मज़ा आता है फिर प्रिपरेशन करने में। जहाँ तक है दोस्तों की बात की दोस्त क्या कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हम अच्छे डॉक्टर बन जाएँगे तो उसके बाद हमारी लाइफ़ भी उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनकी खुशी हम मान के जा सकते हैं कि वो अगर अभी मस्ती कर रहे हैं तो बाद में उनकी खुशी इंटरमिटेंट है। और
एक इसमें फैक्टर प्ले करता है सोशल मीडिया का, जिससे अगर नीट की प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन की बात करें तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ रहना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती है अगर सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन 10th के बाद करी थी, और मेरे साथ जो एम्स में जो मेरे साथी दोस्त हैं उनसे मैंने सुना था कि उन्होंने 8th क्लास से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो ऐसा कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, लेकिन जब अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करें तब उस पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है वो 11th-12th के बाद से नहीं आएगा, और हो सकता है ट्रिकी आए, क्वेश्चन ट्विस्ट करके आए, लेकिन वो बिल्कुल कंसेप्चुअल होता है 11th और 12th के। एमसीक्यूज की जहाँ तक बात करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एआईपीएमटी के हैं, राजस्थान पीएमटी के हैं, एम्स के पेपर हैं, नीट के पेपर हैं। तो वो सॉल्व करने से एमसीक्यू की आदत लग जाती है। तो अगर 11th से कोई स्टार्ट कर रहा है, 12th के एंड पे कोई स्टार्ट कर रहा है, तो बहुत सारे पेपर सॉल्व करने से एमसीक्यू की आराम से आदत लग जाती है। और जो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हुआ आ रहा है, सपोज 8 से स्टार्ट करें, 9 से स्टार्ट करें, तो उससे एमसीक्यू की आदत होती है। साथ ही साथ इसमें ओलंपियाड्स अगर कोई बच्चा दे रहा है तो वो एक अच्छा फैक्टर प्ले करता है आईक्यू टेस्ट के लिए। तो आईक्यू अगर अच्छा हो जाता है, सपोज आईक्यू ऐसे हाई आईक्यू वाला कोई बच्चा है, तो उसको पता है कि हाँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और ये जो ऑप्शन है ये इससे रिलेट ही नहीं करता है, तो वो प्रॉपर सॉल्व कर सकता है उसे। तो ऐसा कोई परफेक्ट एक टाइमिंग नहीं है कोई नीट का प्रिपरेशन या जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक पर्पस होना चाहिए, एक फोकस्ड पाथ होना चाहिए। मिस्टेक्स के नाम पे मैंने जैसे काफ़ी सारी ऐसे अलग-अलग बुक्स परचेज़ करी थी स्टार्टिंग में, तो जिनको मैं बाद में सॉल्व नहीं कर पाया था, और फिर उससे एक ऐसे टेंशन बिल्ड रहा था कि हाँ, मैंने ये बुक सॉल्व नहीं करी है, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है नीट प्रिपरेशन पे। एक तो ये होता है, तो हमेशा रिसोर्सेज़ जो यूज़ करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिसोर्सेज़ यूज़ करना है, और उतनी ही करनी जितना हम कर पाएँ। बाकी कभी भी इंटरनेट का यूज़ सिर्फ़ एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ करना है, जब ऐसा लगे कि हाँ, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो जो फैकल्टी है, जो टीचर है, उसको अभी कम आया या फिर उन्होंने सही नहीं बताया, अप्रोप्रिएट नहीं था, तो उसके लिए हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट इज़ नॉट बेस्ट रिसोर्स फॉर द स्टडीज़। तो हम एक ऐसे जिस पे विश्वास कर सकें, ऐसा सोर्सेज़ को यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नीट प्रिपरेशन, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन की बात करें, तो सेल्फ स्टडी अगर नहीं है तो फिर वो क्रैक नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टडी में हम ये कर सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे, अगर कहीं से क्वेश्चन पेपर्स जैसे अगर इंटरनेट के थ्रू क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँ तो क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है, और जो बुक्स हैं उनको उनसे याद करना है। चीज़ें अगर लिख-लिख के याद करी जा रही हैं, तो जैसे अगर कॉन्सेप्ट है, कोई लाइन मिली है, तो उसे अगर लिख-लिख के याद किया जा रहा है, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो फिर बिल्कुल सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने एक कॉपी अलग से बनाई थी जिसमें मैंने मॉक टेस्ट की जो सारी गलतियाँ थी वो एक साथ ऐसे अलग से लिख रखी थी। उनको मैंने नीट के 1 महीने में रिवाइज़ किया था, और जो सारे फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के जो फ़ॉर्मूलेज़ थे, एक जो भी इक्वेशंस और थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स, उनको मैंने एक अलग से कॉपी में लिखा था। फिर जब इनऑर्गेनिक की बात करें तो उनके छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट एक साथ लिख के उनके एक्सेप्शंस, ऑर्गेनिक में जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू या रिवाइज़ करना, और बायोलॉजी में क्योंकि जो साइड का स्पेस मिलता है एनसीईआरटी के अंदर, तो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट और की क्वेश्चंस जो थे, जो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हुए थे, उनको एक साथ लिखा था, तो वो लास्ट 1 मंथ में मैंने उनसे प्रिपेयर किया। बोर्ड्स के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें, तो उसमें अगर हमारा पीसीबी अगर ब्रांच है, तो उसमें
बहुत आसानी रहती है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 साल से वही पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें हम 11th का कंसेप्ट भी इनकॉर्पोरेट करके लिख के आ सकते हैं पेपर में, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है पेपर्स बोर्ड पेपर्स के लिए। और जहाँ तक रही बाकी सब्जेक्ट्स की बात, तो उनको हम दिन का मेजर पोर्शन टाइम दे सकते हैं। जो हम 12 घंटे सेल्फ स्टडी अगर कर रहे थे, तो उसमें से हम मोर देन हाफ थोड़ा-सा पार्ट दे सकते हैं। तो और लेकिन जो बाकी पार्ट है, उसमें हम हमेशा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इम्पोर्टेंस देंगे। उसमें हम बोर्ड सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे। तो उससे हमारा फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री रिवाइज़ होता रहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ नीट। और बोर्ड्स के लिए सपोज़ इंग्लिश है, तो इंग्लिश की जो बुक है और इंग्लिश के रिसोर्सेज़ हैं जो स्कूल से मिल रहे हैं, वो रिवाइज़ कर सकते हैं, तो बोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग जो कि 8 आवर्स की होती थी, मैं घर पे आके थोड़ी देर रेस्ट लेता था और फिर बाद में सेल्फ स्टडीज़ पे फ़ोकस रहता था, जिसमें थोड़ा बीच में रेस्ट लेना या फिर मम्मी से बात करना और थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सेल्फ स्टडीज़ मैंने ऑलमोस्ट 12 टू 14 आवर्स करता था मैं पर डे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। फिर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता था वो बायोलॉजी को दिया जाता था। सपोज़ 6 आवर्स अगर हैं तो फिर उसमें बायोलॉजी दिया जा रहा है, उसमें प्रीवियस कांसेप्ट्स को पहले रिवाइज़ करके जो आज पढ़ाया है उसको याद करना, और जो अगर कल पढ़ाया जा रहा है उसकी रीडिंग कर लेना। वो 6 आवर्स में या फिर 4 आवर्स में आराम से कर लिया जाता है। फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो आज और कल कांसेप्ट पढ़ाए गए थे, उनके क्वेश्चन सॉल्व्स करना, और जो कल पढ़ाया जाएगा उनका बस एक बार कांसेप्ट रीड करके जाना, ताकि हम स्कूलिंग में जब जा रहे हैं या फिर खुद से अगले दिन पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार स्ट्राइक करेगा कि हाँ, मैंने ये किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को एमसीक्यूज़ का कम आइडिया था कि उनमें कैसे अपना आईक्यू इम्प्लाई कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए एमसीक्यूज़ को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग में रिजल्ट काफ़ी ऐसे इतना अच्छा नहीं आता था। अराउंड 550 और 650 के बीच का एक रेंज रहता था क्वेश्चंस के बीच में, रिजल्ट के बीच में। फिर बाद में धीरे-धीरे जैसे पता लगने लगा कि एमसीक्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसको ये ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये कैंसल हो सकता है। और फिर बाद में जो गलत करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर गलत किया था हमने, तो उसको मैं एक जगह लिख लेता था। और वो जो नेक्स्ट पेपर होता था उससे पहले देख के जाता था, ताकि याद रहे कि लास्ट टाइम मैंने क्या मिस्टेक किया था वो मैं नहीं दोहराऊँ। और फिर जो अब पेपर देख के जब मैं आता था और उसका जब रिजल्ट आता था, तब उसी टाइम उसी दिन 2-3 घंटा या जितना भी टाइम लग रहा है, उस पेपर को दोबारा सॉल्व करना है, एक-एक क्वेश्चन का रिव्यू करना, उससे बहुत आसानी मिलती थी बाद में पेपर। नीट के एग्ज़ाम से 1 घंटा पहला जब था, उसमें मैंने प्रॉपर थोड़ा-सा माइंड रेस्ट दिया था, क्योंकि अगर पेपर से पहले फुल ऐसे पूरा पढ़ के जा रहे हैं, तो उससे ब्रेन स्ट्रेस हो जाता है और काफ़ी ऐसे स्वेटिंग वगैरह प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो उससे 1 घंटा पहले मैंने काफ़ी अच्छे से एकदम मेडिटेट वगैरह रेस्ट किया, मम्मी और डैडी से बात करी। फिर बाद में पेपर देने के लिए गया। पेपर के बीच में जब हमें था, तो ऐसे क्योंकि बिल्कुल फ्री ऐसे माहौल होता है पेपर के बीच में, ऐसा कोई टेंस्ड माहौल नहीं होता है। एकदम ओपन एरिया वेल वेंटिलेटेड स्कूल था जिसमें मैंने पेपर दिया था। वहाँ पे टीचर्स जो थे जिन्होंने पेपर कंडक्ट किया था, इन्विजिलेटर, वो भी काफ़ी अच्छे थे। और कोई भी डाउट आ रहा था तो सपोज़ कि सिग्नेचर वगैरह क्या है, तो वो एकदम आराम से आके लेते थे। और जहाँ तक रही बाकी बच्चों की बात, तो उनको जब हम पेपर दे रहे हैं तब उनको नहीं देखना है, हमेशा अपने पेपर पे फ़ोकस करना जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, तो क्योंकि रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो चुका था नीट 2021 का, तो हम काफ़ी ऐसे वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, ईगरली वेट कर रहे थे, क्योंकि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने रिज़ल्ट का आंसर की डिक्लेयर कर दिया था। तो हमें वैसे पता था, लेकिन एक ऑफ़िशियल रिज़ल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ, तब
मैंने फिर घर पे कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, डैडी को कॉल किया और ग्रैंडफ़ादर को कॉल किया था। फिर हम सारे दोस्त एक बार स्कूल वापस गए, सब एक साथ मिले, फिर ऐसे पूरा सबका सिलेक्शन हो चुका था, सब बहुत खुश थे। ज़रूर एक वो था कि हाँ, किसी के थोड़े कम नंबर आए, किसी के ज़्यादा नंबर, हो सकता है हम बाद में अलग हो जाएँ, उसका थोड़ा-सा दुःख था। लेकिन जो खुशी अंदर से हुई थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। एक बर्डन जो कंधों पे था कि हाँ, कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा या नहीं, वो उतर चुका था कि मैं अब अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनूँगा। जी बिल्कुल। जो फैमिलीज़ ऐसे फ़ाइनेंशियली ऐसे थोड़े डाउन हैं, तो उनके लिए ये सलाह है कि सेल्फ स्टडीज़ पे बिल्कुल फ़ोकस रखना है। अपने जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट देना है हमेशा। कभी भी उनको डीमोटिवेट नहीं करना है कि तू इसमें क्यों लग गया है या इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, घर का काम करना है। घर का काम कर ले या फिर तो हमेशा बच्चे को मोटिवेट करके रखना है। जहाँ तक बात रही कि प्रिपरेशन की, तो पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है। सेल्फ स्टडी इज़ वे इम्पोर्टेंट, वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। और हमेशा अपनी गलतियों को सीखते रहना है। कभी भी अगर आप दोहरा रहे हो तो उसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और फिर पेपर से पहले कभी भी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं रहना है कि हाँ, बाकी बच्चे जो है वो कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं या फिर मैं और या बड़ी जगहों से पढ़ के आ रहे हैं। हो सकता है कि वो उनका भी पेपर अच्छा ना हो, लेकिन हमेशा अपने पे फ़ोकस रखना है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, तो उससे पेपर बिल्कुल अच्छा हो जाता है। जहाँ तक कि रिसोर्सेज़ की बात, एनसीईआरटी और एनटीए द्वारा जो साथी अभी डेवलप किया जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, मैंने अभी यूज़ करके देखा था। जो बच्चे अभी जैसे नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कभी भी डिमोटिवेशन हो तो घर पे बात करना है या फिर किसी भी अपने जो साथी जो अपने साथ प्रिपेयर कर रहे हैं नीट का, जिससे आपकी अच्छी बनती है, या फिर ऐसा कोई कॉम्पिटिटर जो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन में हो, उनसे बात करना कि हाँ दोस्त, ऐसा मन नहीं है या फिर कुछ भी, तो वो आपको अच्छे से मोटिवेट करेगा। और सेल्फ स्टडीज़ का टाइम मेंटेन करके रखना है, हमेशा शेड्यूल को फ़ॉलो करना है, फ़ोकस्ड रहना है। जिस दिन भी शेड्यूल ऐसे नहीं हुआ है फ़ॉलो, तो उसका अगले दिन पूरा कंपनसेट करना है उसे। जहाँ तक रही अपने दूसरे दोस्तों को देखने की बात कि वो मस्ती कर रहे हैं या नहीं, तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है और एनसीईआरटी फुल फ़ॉलो करना है।